मुझे लाइक ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब मुझे कीजिए और शुक्रिया यूट्यूब का अदा कीजिए जो इस वक्त इल्म का देवता है। कीप योर मोबाइल असाइड, फील करें यू आर इन द क्लास और मैं आपके जहन से बातें करूँगा। Bismillahirrahmanirrahim. New Constitution. That is a short story in the syllabus of BA. Short story. New Constitution. This story is written by Sadat Hasan Mantu. First of all, I will discuss about the title. What is the meaning of this title? New Constitution का मतलब क्या है? After this, I will discuss about Sadat Hasan Mantu. सादत हसन मंटू की लाइफ पर रोशनी डालेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, इस स्टोरी के पीछे क्या वो वाक़यात हैं जिनकी बुनियाद पर ये स्टोरी लिखी गई है। उसके बाद हम इस स्टोरी को प्योरली डिस्कस करेंगे। क्लियर? एंड आफ्टर दिस हम इसके तमाम तर सवालों का एक ही जवाब देंगे। क्लियर? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया आइन। आइन आप अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान के आइन में फिलहाल तब्दीली हो गई है, फिलहाल उसकी जुज को तब्दील कर दिया गया है, एक्ट को, दफा को, इनको तब्दील किया गया है। ये आइन होता क्या है? आप वेरी सिंपल वाई में ये समझें, एक मोटी सी किताब है जिसके अंदर मुल्क को चलाने के लिए सारे रूल्स लिखे हुए हैं। अगर कोई चोरी करेगा तो उसको सजा इस्लामी रूल से नहीं मिलेगी, बल्कि उसको हम जेल भेजेंगे, उसका हाथ नहीं काटेंगे। अच्छा जी, अगर कोई शख्स भी सदर पाकिस्तान बनेगा तो उसकी क्वालिफिकेशन ये होगी। अगर कोई शख्स कत्ल करेगा, अगर मकतूल का कोई वारिस ना भी आए, कातिल को फिर भी गवर्नमेंट पकड़कर अंदर कर देगी, उसे फांसी देगी। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या आइन के अंदर लिखे हुए होते हैं। क्लियर? ये नहीं कि किसी मुल्क को चलाने के लिए आइन की जरूरत होती है। क्लियर? अब बात करें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कोई नया आइन, कोई नया आइन बन रहा है, कोई नया आइन लॉन्च हो रहा है, कोई नया आइन लाया जा रहा है, कोई पिछला आइन जाया हो गया है, कोई पिछला आइन अच्छा नहीं है, नया आइन आ रहा है किसी मुल्क के अंदर, किसी और मुल्क में नहीं। इस स्टोरी में ये आइन इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है उस वक्त जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था। क्लियर? ये तो है इसका टाइटल। आइए देखते हैं सादत हसन मंटू किस तरह का राइटर है। सादत हसन मंटू लाहौर में रिहायश पजीर, इंडिया में भी रहा है, तकसीम के बाद मुसलसल लाहौर में ही रिहायश पजीर रहा है। इसके बारे में कहते हैं कि बहुत से नेकेड अल्फाज इस्तेमाल करता है और बिटर स्टाइल करता है, तल्ख है, सख्त है। लोग कहते हैं अगर किसी जगह पर गंद पड़ा हुआ हो तो लोग सारे के सारे अपने मुंह को ढांप कर वहां से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। सादत हसन मंटू वो राइटर है जहां गंद पड़ा हुआ हो, वो गंद के करीब बैठ जाता है, उस गंद को खोलना शुरू कर देता है। गंद में क्या क्या है? कहीं अगर किसी जानवर की ओजरी पड़ी हुई है बदबूदार, तो वहां जाके वो बैठ जाता है और देखता है इसके अंदर क्या क्या है। इस राइटर की डेफिनेशन इस तरह करते हैं लोग। जिस अंदाज से लिखता था, लिखने का जो बोल्ड स्टाइल था इसका, उसकी वजह से सारी जिंदगी अदालत में केस भुगतता रहा है। लोग केस करते रहे और जनाब या लिखते थे या अदालतों में रहते थे। वो शख्स जिसने सारी जिंदगी केस भुगते हैं, आज उस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी होती है। क्लियर? सादत मंटू कटेरे में ठहरा हुआ है, जज साहब बैठे हुए हैं, सामने कुछ हजरात हैं,
जो इंतहाई मोतबर ज़ात हैं, जिन्होंने क्लेम किया हुआ है कि साजिद हुसैन मंटू जो लिखता है बहुत गंदा लिखता है, बहुत नेकेड लिखता है, नंगा लिखता है, इसको इस तरह नहीं लिखना चाहिए। तो वो मौजूद आदमी कह रहा है, जज साहब ये शख्स माशरे की चोली उतारता है। साजिद हुसैन मंटू जवाब देता है, कह रहे जज साहब उस माशरे की चोली मैं क्या उतारूंगा जिसकी चोली है ही नहीं, पहले से जिसकी चोली उतरी हुई है उसकी चोली मैं क्या उतारूंगा, जो माशरा है ही नंगा उसको मैं मजीद क्या नंगा करूंगा। राइटर है और इसकी स्टोरीज बहुत ज्यादा बोल्ड है, जिससे मशहूर थी स्टोरीज काली शलवार, ठंडा गोश्त, और सबसे खौफनाक जो स्टोरी मुझे लगती है उस स्टोरी का नाम है खोल दो। आप स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप कहेंगे व्हाट इज दिस, ये क्या है, आप एकदम परेशान हो जाएंगे, ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, लेकिन वो हक़ाइक़ है। आइए, साजिद हुसैन मंटू ऐसा कोई हक़ाइक़ बयान करने नहीं जा रहा, ये एक बहुत ही सादा स्टोरी है जिसके बारे में जो कि इंफॉर्मेटिव है, जो कि हिस्टोरिकल है। आइए इस स्टोरी को समझने से पहले देखते हैं इसका परसेप्शन क्या है, इसकी परसेप्शन के लिए देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। आपको पता है कि 1947 से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे था, और इस पर किसकी हुकूमत थी, बरतानिया की हुकूमत थी, इसके ऊपर इंग्लैंड की हुकूमत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ पर तकरीबन अब 1935 से बात करते हैं, 1935 से पहले तकरीबन 90 साल हो गए हैं ब्रिटिश यहाँ हुक्मरान हैं, 100 साल तकरीबन 90 साल हैं हुक्मरान हैं। 40,000 अंग्रेज आए थे यहाँ पर, सिर्फ 40,000। उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई, 3 लोगों की आर्मी बनाई, हिंदुस्तानियों की आर्मी बनाई, हम मुसलमानों और हिंदुओं की एक आर्मी बनाई, और उसी आर्मी को वो हमेशा हमारे ऊपर इस्तेमाल करते रहे। अगर आर्मी के लोग मरे तो वो भी हमारे, हम मरे तो वो भी हिंदुस्तानी। अंग्रेज को कुछ नहीं हुआ, यहाँ बैठ गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात, उसके अलावा मादनियात, उसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पर था, हाथी दांत थे, व्हाट्सएवर जो कुछ भी उसके हाथ लगा, सारा का सारा यहाँ से ग्रैब करके बरतानिया जाता रहा, और हिंदुस्तानियों को मफलूज कर दिया गया। हिंदुस्तानियों से मुराद हम तमाम लोग, मफलूज कर दिया गया और हमें झुका दिया गया, हमारे ऊपर जुल्म किया गया, टायरनी शुरू हो गई और हम बोल नहीं सकते थे, हम ऐसे थे जैसे उनके गुलाम हों और वो हमारे आका हों। इस असना में गांधी जी उठ के खड़े हो गए, कांग्रेस बना दी। नेहरू साहब थे, उन्होंने कहा कि दैट इज वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, हम एक आज़ाद कौम हैं, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, हमें अपने तरीके से जीने का मौका मिलना चाहिए, और हमारे ऊपर ये जो तुमने अंग्रेज हुक्मरान खड़े कर दिए हैं मिनिस्टर्स की सूरत में, ये नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे मिनिस्टर्स हमारे ही लोग होने चाहिए। भाई हमारी जो डिमांड है वो अंग्रेज कैसे पूरे करेगा, क्योंकि वो हमारा कल्चर ही नहीं जानता, वो हमारे जज्बात ही नहीं समझता, वो हमारे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स ही नहीं समझता, तो वो हमारे ऊपर कैसे हमें हैंडल कर सकते हैं। हमारे ही लोग हमारे ऊपर मिनिस्टर होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की सूरत में होने चाहिए, कमिश्नर की सूरत में होने चाहिए, यानी कि ब्यूरोक्रेट भी, गवर्नमेंट को चलाने वाले भी और मिनिस्टर्स भी, ये सारे के सारे कौन होने चाहिए, हिंदुस्तानी होने चाहिए। कौन होने चाहिए, ये क्लेम हो गया ना एक, फिर बाद में अपना कायद आज़म साहब भी शामिल हो गए, ठीक है, खैर व्हाट्सएवर, वो तो बड़े कन्फ्लिक्ट हैं बहुत लंबे चौड़े। तो इंडिया वर्सेस ब्रिटिश, ये एक मामला खड़ा हो गया है। बरतानिया ने ऐलान किया, अंग्रेजों ने ऐलान किया कि 1935 में 1 अप्रैल को, 1935 में 1 अप्रैल को हम एक नया आइन लॉन्च करेंगे।
एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, गवर्नमेंट को चलाने का एक नया अंदाज पेश किया जाएगा, नए कानून पेश किए जाएंगे, ताकि उसके अंदर हम खास तौर पर उसके अंदर हम ये जो हिंदुस्तानी हैं इन्हीं को मिनिस्टर बनाएंगे, इन्हीं को सरबराह बनाएंगे और यही आपको हैंडल करेंगे। और 1935 का लोगों को बेचैनी से इंतजार रहा कि 1935 के आइन के साथ लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हो गई। मैंने क्या कहा? 1935 के आइन के साथ लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हो गई। बस 1935 का आइन आया और हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, सारे हिंदुस्तानी आज़ाद हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन 1 अप्रैल, आपको पता है 1 अप्रैल अप्रैल फूल भी होता है उस दिन। 1 अप्रैल 1935 को उन्होंने आइन लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर वाकई हिंदुस्तानियों को मौका मिल गया कि वो सरबराह बने, वो मिनिस्टर बने और वो हिंदुस्तानियों को हैंडल करें अपने तरीके से। लेकिन वो सारे मिनिस्टर्स किसके अंडर थे? वो फिर ब्रिटिश के अंडर थे। मैंने कहा जनाब मेरे घर के सामने एक पानी का नल होना चाहिए। मिनिस्टर साहब को कहा, वो लगवा दें काइंडली। मिनिस्टर साहब ने कहा जी बिल्कुल लगाना चाहिए, यहाँ पर जरूरत है। लेकिन उस मिनिस्टर के अंदर पास इख्तियारात नहीं है, उसको मफलूज करके रख दिया गया आइन के थ्रू। अब उसने बात सुनी मेरी बात सुनने के बाद वो जो मिनिस्टर है वो जाएगा गोरे के बाद और कहेगा जनाब ये नल लगाना है, वो कहेगा शट योर अगली माउथ एंड गेट आउट फ्रॉम देयर। मिनिस्टर साहब वापस, हम वहीं पर, जनाब यहाँ पर स्कूल होना चाहिए, अभी कहते हैं होना चाहिए। ही विल गो टू द ब्यूरोक्रेट और मे बी द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, उसके पास जाएगा जनाब ये स्कूल, वो कहेगा यू आर फाउल माउथ, यू आर नॉट अ वाइज पर्सन, यू आर टोटली रॉन्ग एंड गेट आउट फ्रॉम देयर। तो फायदा क्या हुआ? फायदा तो कोई ना हुआ। इसके मतलब है लोगों की तवक्कुआत सारी टूट गई। इसके मतलब बरतानिया ने हम सबका मजाक उड़ाया। इसके मतलब है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं जिसकी लोग तवक्को कर रहे थे। आइए इस स्टोरी के जरिए समझते हैं। सादत हसन मंटू कहता है कि तमाम हिंदुस्तानी भोले भाले हैं, कम अक्ल हैं, बिजी ओल्ड फूल हैं, बेवकूफ हैं, ऐसे ही तवक्कुआत लगाकर बैठ गए। ये सारी बात, ये सारी हिस्टोरिकल सिनेरियो उसने बताया है एक कैरेक्टर के जरिए, उसका नाम है उस्ताद मंगू। उस्ताद मंगू एक टांगा घोड़ा चलाने वाला कोचवान है। क्लियर? ये स्टोरी उर्दू में लिखी गई है लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। आइए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह उस्ताद मंगू जो कुछ सोचता है, जो कुछ करता है, जो कुछ कहता है, जो उसके व्यूज हैं, जो उसकी परसेप्शंस हैं, समझदारी है, वो हर हिंदुस्तानी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? आइए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कितनी दिलचस्प स्टोरी है। सबसे पहले स्टोरी में बताया जाता है कि उस्ताद मंगू एक तांगे वाला है और वो अपने तांगे के अड्डे पर बहुत मशहूर है, क्योंकि जितने भी तांगा चलाने वाले लोग हैं कोचवान, सब में से वो ज्यादा समझदार कंसीडर किया जाता है। हालांकि वो स्कूल में एक दिन क्या, वो स्कूल की दीवार के पास से भी कभी नहीं गुजरा और वो जीरो से ज्यादा कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो इस सूरज के नीचे मौजूद तमाम चीजों के बारे में हाव नाव जरूर रखता है और अपने दोस्त कंटेम्परेरी और अपने जो हमजोली उसके हैं उनके दरमियान में ही इज अ वाइज एंड जीनियस पर्सन, इज अ स्कॉलर है। उसने पगड़ी सर पर रखी होती है और यहाँ पर एक छड़ी रखी होती है, पतली सी छाता जिसे कहते तांगे का, और हर वक्त वो फिक्र में रहता है उस्ताद मंगू कि ये गोरे कब यहाँ से जाएंगे। एक बार तांगा घोड़ा चला रहा था तो दो सवारियां आकर पीछे बैठी और वो बात कर रही थी किसी हिंदू मुस्लिम फसादात के बारे में,
और उस्ताद मंगू जब अड्डे पर आया बड़ा परेशान दिखाई दिया और उसने हुक्के के कश मारे और तमाम दोस्तों को कहा, मेरा ख्याल है ये हिंदू और मुसलमानों की जो लड़ाई होती है ये किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है। एक बार अकबर बादशाह के दौर में अकबर बादशाह ने किसी पीर को नाराज किया था, बुजुर्ग को, किसी सूफी को, किसी मलंग को। जब उस फकीर को नाराज किया तो उस फकीर ने बद्दुआ दी थी अकबर बादशाह को, जा तेरी सल्तनत में हमेशा लड़ाइयां ही होती रहेंगी। तब से लड़ाइयां ही हो रही है। अब आपने इस बात से अंदाजा लगाया होगा उस्ताद मंगू की तबीयत, सोच, समझदारी कितनी एक है। वो मुख्तलिफ चीजों को कैसे जोड़कर अपने अपने आप को समझदार रिप्रेजेंट करता है। फिर एक बार तांगे पर उस्ताद मंगू अंग्रेजों से बहुत नफरत करता है, इंग्लिश पीपल से बड़ी नफरत है, क्योंकि उसकी अक्सर लड़ाई हो जाती है और अक्सर वो गोरे उसे पीट भी देते हैं, झड़पें उसकी होती रहती हैं। इसलिए भी नापसंद करता है कि वो ये भी सोचता है कि ये खामखा के हमारे ऊपर ऐसे रूलर आकर बैठ गए हैं, ऐसे ही। और फिर उनकी शक्ल देखकर भी उस्ताद मंगू को गुस्सा आता है। वो कहता है ये चूहों की तरह है, इनकी स्किन देखो ऐसे है जैसे कोई लाश का गोश्त गल सड़ रहा हो, इनके चेहरे भी ऐसे हैं। वो सोचता है, वो कहता है ये बग्स है, खटमल की तरह है ये। वो उनसे इंतहाई नफरत करता है क्योंकि उसकी लड़ाइयां भी होती रहती हैं और वैसे भी वो उस मुल्क पर काबिज की सूरत में है। समझ आ रही है आपको बात? उस्ताद मंगू आज फिर घोड़े पर सवार है, अपने तांगे को लेकर जा रहा है। पीछे दो सवारियां आकर बैठी हैं और वो कोई सूद का काम करने वाले लोग हैं और वो पीछे बैठ के आज कह रहे हैं कि नया आइन आने वाला है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च होने वाला है। मेरे ख्याल में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के आते ही बड़ी तब्दीलियां आएंगी, लगता है कि हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। उस्ताद मंगू के कान खड़े हो गए, उसने अपनी मूंछों को ताव दिया, घोड़े की पीठ पर हाथ रखा, बड़ा खुश हुआ। चल मेरा बेटा चल, जरा दौड़ तो दिखा इन सवारियों को, जरा कैसे भागता है बता तो सही जरा। इस तरह की बातें करने लगा जब नई आइन। और फिर जब उसने बात सुनी किस चीज की, आजादी की उसने बात सुनी। और फिर जब वापस आया अड्डे पर तो वहां पर आज कोई था ही नहीं मौजूद जिसको वो आज बात कहे। उसने पगड़ी अपनी यहाँ दादी बगल के नीचे और वो टहलने लगा और इंतजार करने लगा कि कोई सामीन इकट्ठे हो जाएं और आज की ताज़ा खबर उनको सुनाई जाए। और फिर आखिर वो एक दो नत्थू और दो तीन और लोग आ गए। उसने कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने वाली है। मैंने तुम्हें कहा नहीं था ये रशिया का जो किंग है कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि रशियन जो थे उस दौर में कम्युनिस्ट, ये उस वक्त नए से नए रूल्स ला रहे थे और लेबर की बात कर रहे थे, आम आदमी की बात कर रहे थे, आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान देने की बात कर रहे थे। तो उस्ताद मंगू सुनता रहता था और सोचता था ये रशिया का जो किंग है ये बड़ा अच्छा है। अब वो सोच रहा है ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में, इसका लिंक भी रशियन किंग के साथ है, वहीं ये काम करा रहा होगा। और उस्ताद मंगू का ख्याल है ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब आएगा तो ये ऐसे होगा जैसे उबलता हुआ हॉट वाटर होता है और वो ऐसे चारपाई पर जैसे गिराएं तो सारे खटमल उसमें से निकल कर मर जाएं, भाग जाएं, उसको ऐसे लगता है। अब वो इंतजार कर रहा है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह से आ जाए और देखें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पर इन अंग्रेजों की क्या हालत होती है। और उसका ख्याल है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब आएगा तो देयर वुड बी टू मच गैदरिंग इन द स्ट्रीट्स एंड ऑन द रोड्स। हर जगह पर गैदरिंग होगी, लोग इकट्ठे होंगे और वो गुफ्तगू कर रहे होंगे और सेरे लोग पहन रहे होंगे और लोग मुबारकबाद दे रहे होंगे एक दूसरे को। इस तरह का एक कमाल किस्म का समा कायम हो जाएगा, क्योंकि उस दिन हिंदुस्तान को आजादी मिलेगी। अब उस्ताद मंगू की सोच देखे कैसी है। वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक्सपेक्टेशन इस तरह क्यों बनाता है,
क्योंकि उस्ताद मंगू की अपनी सोच ये कहती है कि जिस जलसे के अंदर लीडर ने बहुत सारे सेहरे पहने हुए हों, फूल पहने हुए हों, हार पहने हुए हों फूलों के, वो बड़ा लीडर होता है। ठीक है। और जिस लीडर के जलसे में एक आध लड़ाई हो जाए वो उससे भी बड़ा लीडर होता है, जो उसकी अपनी समझ है। इसीलिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को आराम से लॉन्च नहीं होना चाहिए। ही इज थिंकिंग इन हिज माइंड कि समथिंग बिग विल हैपन ओवर देयर, कोई बड़ा कारनामा, कोई बड़ा ऐसे लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ ऐसे होगा। उसकी सोच ये कह रही है उस्ताद मंगू की, बेताबी से इंतजार कर रहा है। सवारियां उठाता है, वो बैरिस्टर हैं, वकील हैं, पीछे बैठते हैं, वो कुछ इंग्लिश और उर्दू में मिक्स बातें करते हैं जिसकी उस्ताद मंगू को समझ तो नहीं आती, लेकिन उस्ताद मंगू को ये अंदाजा हो जाता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के आते ही। कब आना है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर जी? उस्ताद मंगू फिर जीसी से 2 सवारियां उठाता है, वो लड़के हैं, वो पीछे बैठे बात करते हैं। वो कहते हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो हमें भी कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, बड़ी गड़बड़ होनी है देखना, और इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कोई नौकरी लग जाएगी। तो उस्ताद मंगू को लगता है कि ये हमारी जनरेशन ग्रेजुएट जो पीपल हैं इनके लिए भी फायदेमंद कोई चीज है, और वाकई बड़ी तब्दीली आ रही है। अब आप अंदाजा कर लें, उस्ताद मंगू के जहन में एक माइंड सेट तैयार हो गया है। उसका जहन ने अब एक पूरा फ्रेम बना रखा है जहन के अंदर कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन आएगा उस दिन बहुत बड़ा प्रोसेशन होगा, बहुत बड़ा जलूस होगा, लोग हसल बसल में भाग दौड़ रहे होंगे। उसके जहन में ये पॉइंट आ गया है। क्लियर? अच्छा, उस्ताद मंगू कहते हैं बस जल्दी से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हो जाए, 1 अप्रैल बस जल्दी से आ जाए। अपनी तबीयत में उस्ताद मंगू बड़ा जल्दबाज है। उसकी जल्दबाजी की एक एग्जांपल ये है, उस्ताद मंगू के घर में जब पहली बार पहला बच्चा होने लगा, उसकी बेगम जब प्रेग्नेंट थी, जब पहला बच्चा होने लगा तो उस्ताद मंगू रोज कहता कि बस अब पैदा हो ही जाए। वो तो इतना तैयार था और ये कहता था एक बार बच्चे को मैं देख लूं, बेशक बाद में पैदा होता रहे, एक बार बच्चा मैं देख लूं, पैदा बेशक बाद में होता रहे, इतना जल्दबाज था। और इसी तरह से उसकी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यही परसेप्शन थी। मैंने पहले कहा था साजिद हसन मंटू थोड़ा सा बोल्ड है, बातें ऐसी करता है। ठीक है, तो उस्ताद मंगू आखिर उसकी ख्वाहिशात पूरी होने का, उसके एक्सपेक्टेशंस के पूरे होने का दिन आ गया। उस्ताद मंगू को पता था कि कल जो है वो 1 अप्रैल है, आज 31 जो है मार्च है। अब 31 मार्च को वो एक नई कलगी ले आया। कलगी कहते हैं प्लम। प्लम किसको कहते हैं? वो घोड़े के सर पर आप देखते हैं कैसा वो लगा होता है, परों का बना हुआ है, कैसे प्लम लगा होता है। ठीक है, वो नया लेकर आया क्योंकि कल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है। और उस्ताद मंगू के जहन में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे है जिस तरह उसने खुदा बख्श से अपना पहली बार तांगा बनवाया था ना, तो उसके ऊपर वो पीतल लगा हुआ था, चमक रहा था ऐसे, और बिल्कुल साफ सॉलिड मजबूत। जिस तरह वो उसका तांगा था, उसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरह चमकती धमकती लॉन्ग कोई चीज से नजर आती है। क्लियर? आखिर वो दिन आ गया। उस्ताद मंगू सुबह सवेरे उठ गया, तांगे को तैयार किया, ऊपर वो प्लम लगाई उसके, और रोड पर आ गया। रोड वो जो तांगे के वो जो घोड़े की टापों के नीचे रोड था, वो ब्लैक कलर का वैसा का वैसा था जैसे कल था, जैसे परसों था, जैसे पहले हुआ करता था। बिजली के खंभे भी वैसे थे जैसे पहले हुआ करते थे। लोग भी इधर उधर वैसे ही लेयरली आराम आराम से जा रहे थे, टहलते हुए जैसे पहले जाते थे। उस्ताद मंगू की तवक्कुआत मांद होने लगी कि आज तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का दिन है, लोगों को तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए था, कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। वो परेशान होता है, फिर सोचता है
अभी तो बहुत सुबह है, 9 बजेंगे तो फिर पता चलेगा ना कि क्या क्या होना है। अदालतें तो खुले अभी। उस्ताद मंगू जीसी के सामने, ये जीसी हमारा है गवर्नमेंट कॉलेज जीसी मॉल रोड पर, जीसी के सामने आकर ठहरता है और वहां पर देखता है बच्चे वैसे ही यूनिफॉर्म के अंदर, कपड़ों के अंदर जा रहे हैं कॉलेज के अंदर, उसे कोई तब्दीली नजर नहीं आती। उस्ताद मंगू थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। फिर उसे एक सवारी मिल जाती है शामनी की, कैंट की सवारी मिलती है। सोचता है कि कैंट में रहते हैं ना फौजी, कैंट में रहते हैं वो अंग्रेज, कैंट में जाऊं तो वहां पर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। सवारी वो लेकर चला जाता है अड्डे से, और जब कैंट में पहुंचता है सवारी उतारता है। अब वो घोड़े की पिछली नशस्त पर आकर बैठ जाता है और लयरली सोचने लग जाता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो हो सकता है घोड़ों के नंबर प्लेट मिलने के तरीकाकार भी बदल जाएं। ये सोच ही रहा होता है, अंग्रेजों के बारे में सोच रहा होता है और अपनी तवक्कुआत के बारे में सोच रहा होता है और आज़ादी के बारे में सोच रहा है वो, और लयरली आराम से टांगे को लेकर जा रहा है कि आगे एक अंग्रेज ठहरा सिगरेट जला रहा होता है हवा के रुख से बचकर। वो उस अंग्रेज को देखता है तो पहले उसके अंदर नफरत का एक गुबार सा उठता है। सोचता है कि इस अंग्रेज को तो नहीं उठाना। फिर बाद में उसके जहन में ख्याल आता है कि आज नई पलम भी तो खरीदी है रात, इसके पैसे भी तो इन्हीं खबीसों से निकालने हैं। वो सोचता है अंग्रेजों से निकालने हैं, क्यों ना इस सवारी को ले जाऊं। वो सवारी उसको उठाने की नीयत से उसके करीब आता है, पूछता है कहाँ बहादुर, कहाँ जाना मांगता। वो उसे देखता है, उस्ताद मंगू उसे देखता है और एकदम उनके दोनों के दरमियान में कोई गुस्से की लहर आपस में टकरा जाती है। वो गोरा कहता है हीरा मंडी जाना है, हीरा मंडी टकसाली, जहाँ पर सारे चकले हैं, ठीक है, गंदा काम जहाँ होता है। जंजिला वहाँ आता है यहाँ नहीं आता, ठीक है, जंजिले वहाँ आते हैं यहाँ नहीं आते। उसी टकसाली की बात कर रहा हूँ, उसी हीरा मंडी की। कहते हैं हीरा मंडी जाना है। तो उस सालों को उसे देखता है और पहचान लेता है कि ये तो वही शख्स है जिससे 1 साल पहले लड़ाई हुई थी और ये आज भी अकड़ फू वैसे ही ठहरा हुआ है, ऐसे अकड़ा हुआ। हालांकि आज तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, आज तो हम हिंदुस्तान आज़ाद है उसे महसूस होता है। आज तो हम गुलाम नहीं हैं, आज तो बराबरी की बात है, आज ये परदेसी हैं, हम इस वतन के रहने वाले नौजवान हैं। उसके जहन में ये ख्याल है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे गुस्सा भी है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया तो नजर क्यों नहीं आया। गुस्सा भी है उसे। खैर वो कहता है ठीक है 5 रुपए लूंगा। 5 रुपए तो बहुत ज्यादा रकम थी। तो गोरा जो है उसको गुस्सा आ गया और वो वहीं अपनी अकड़ के अंदर आगे बढ़ा। उसने कहा तुम क्या कह रहे हो 5 रुपए। जब उसने देखा तो गोरे ने तो नहीं पहचाना, लेकिन उस्ताद मंगू ने फुल उसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये वही शख्स है जिसने एक बार उसे पीटा था, गालियां देती, बड़ी बेइज्जती की थी। उस्ताद मंगू आगे बढ़ता है। जब 5 रुपए की बात हुई तो गोरे को गुस्सा आया। उसके पास एक छड़ी थी बैद की, वो ऐसे है, उसने कहा तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। उसने उस हिंदुस्तानी की रान से उस छड़ी को टकराया ऐसे, और जो ही उसने टकराया तो उस्ताद मंगू का तो सीना पहले ही बंदूक की तरह तना हुआ था। उसने जोर से एक ब्लो मारा, एक जोर से मुक्का मारा उसकी ठोड़ी के ऊपर, और एक मुक्का मारने के बाद वो ताबड़तोड़ मुक्के पर मुक्के बरसाता गया और मिनटों के अंदर उसने गोरे को गुसन्नी कर दिया, मार मार के पागल कर दिया। और गोरा परेशान हो गया, वो हैरान हो गया, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है। और इसी असना में पुलिस आ गई, उस्ताद मंगू को पकड़ लिया गया। उस्ताद मंगू को करीबी थाने में ले जाया गया, लोकल पुलिस स्टेशन में। जब उस्ताद मंगू वहां पहुंचा तो उस्ताद मंगू उधर चिल्लाए जा रहा था, एक ही बात चिल्लाए जा रहा था,
वो कह रहा था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया आइन है, अभी भी वही है कर्फ्यू, नया आइन है। तो उसको पुलिस वालों ने कहा क्या बक रहे हो तुम, कौन सा नया आइन है, वही पुराना आइन है, कुछ तब्दीली नहीं हुई। तो स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। यानी कि उस्ताद मंगू जिस तरह सोच रहा था, सारे हिंदुस्तानी ऐसे सोच रहे थे, और जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो उसमें कोई तब्दीली नहीं थी, कोई नया आइन नहीं था, वो सिर्फ नाम तब्दील था उसका, वो वही पुराना आइन ही था, वही तरीकाकार ही था कि हिंदुस्तानियों को आज़ादी नहीं मिलनी। क्लियर? सुनाइए।